हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन वर्ड घोष नहीं है। वर्ड कौन कौन से होते हैं? घोष और अघोष। घोष वर्डों को ही सघोष वर्ड कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। तो घोष वर्डों में कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं? तो घोष वर्डों में आ जाते हैं प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग होते हैं, हम जानते हैं। का वर्ग, उसके बाद में आता है चा वर्ग, उसके बाद में आता है टा वर्ग, उसके बाद में आता है ता वर्ग, उसके बाद में आता है पा वर्ग। और इन्हीं वर्गों में सब मिलाकर के 25 हो जाते हैं। इनमें घोष वर्ड कौन कौन से होते हैं? तो इसमें तीसरे और चौथे और पांचवें वर्ड जो होते हैं वो घोष वर्ड होते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा घोष वर्ड होता है। उसके अलावा जो स्वर होते हैं, हमारे सभी स्वर किस में आ जाते हैं? घोष वर्णों में आ जाते हैं। उसके अलावा क्या आ जाता है? या, र, ल और व, ये भी घोष वर्णों में आ जाते हैं। और इसमें हमारा क्या पूछ रहा है? घोष वर्ड नहीं है। किसकी पूछ रहा है? अघोष की। तो अघोष कौन होगा? जो बचते हैं वो अघोष होते हैं। तो प्रत्येक वर्ड का जो दूसरा और पहला दूसरा जो होता है वो अघोष होता है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे चा छा ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये अघोष हो गया। और स्वर किस में आते हैं? अभी हमने बताए थे स्वर सघोष में आते हैं या घोष में आते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ प्रश्न दिया है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो यहाँ री निकल रहा है कृपा में, दृष्टि में, कृष्ण में, लेकिन रिवाज में री नहीं निकल रहा है, पूरा रा बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? री स्वर नहीं होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो हम पहले ही बता चुके हैं, जो ध्वनियाँ होती हैं नाक से जो बोली जाती हैं स्वतंत्र रूप से, तो उन्हीं को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद आने वाली सभी नासिक की ध्वनियाँ अनुस्वार कही जाती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ अनुस्वार कही जाती हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ संधि से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसमें पूछा है किस शब्द में गुण संधि है। संधि का एक पहले ही ट्रिक वाला वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिया है सिंधु प्लस ऊर्मी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंधूर्मी। यहाँ ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन रहा है, तो यहाँ पे तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला है नारी प्लस ईश्वर। तो इसमें भी ई प्लस ई मिल रहा है और बड़ी ई बन रही है, तो यहाँ पे भी दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पे है भारत प्लस इंदु। इसमें भारत में हमें आ मिल रहा है और इंदु में ई मिल रही है, और मिला करके आ और ई मिल करके ए बना रहे हैं। तो यहाँ पे भारतेंदु हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे गुण संधि है। जहाँ आ और ई मिल करके ए बनाते हैं वहाँ पे गुण संधि हो जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें वृक्ष प्लस छाया या वृक्ष छाया या प्लस वृक्ष प्लस छाया या वृक्ष प्लस छाया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। वृक्ष प्लस छाया होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल है यहाँ पे हमारा, शमश्रु का शमश्रु एक शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव रूप कौन से होते हैं? तत्सम कौन से होते हैं? तत्सम वो होते हैं जिनको प्योर संस्कृत में यूज़ किया जाता है, और तद्भव जो होते हैं जो हिंदी में यूज़ होते हैं। तो यहाँ शमश्रु शब्द का तद्भव रूप मूछ हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। हमें पता है यहाँ अश्रु का आंसू होता है, और ये अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत आसान सवाल आया है कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विपरीत अर्थ का बोध जो कराते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। सबसे ज़्यादा आसान सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ शब्द दिया गया है, एक वर्ड शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? वर्ड को मतलब वर्ड के पर्यायवाची दिए हैं, कौन सा वर्ड का पर्यायवाची नहीं है? तो रंग को भी वर्ड कहा जाता है, जाति को भी वर्ड कहा जाता है, अक्षर को भी वर्ड कहा जाता है, लेकिन आकाश को वर्ड नहीं कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ सवाल दिया गया है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलज, मंसिज, अंबुज या पंकज। तो कौन सा होगा? यहाँ पे आंसर नंबर सी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जलज, अंबुज और पंकज कमल के पर्यायवाची हैं। यहाँ कमल के और पर्यायवाची हम देख लेते हैं सवाल में।
कमल के और पर्यायवाची हैं पंकज, नीरज, जलज, तोयज, अंबुज, अरविंद, सरसिज, ये कमल के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो हमारे ऑप्शन में मनसिज दिया था वो किसका पर्यायवाची था, तो मनसिज कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव के पर्यायवाची हैं मदन, मनमथ, मार, मनसिज, पंच, सर, काम, अनंग आदि, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं इसके ऑप्शन है मनन, वैश्यान, मनवा या अन्य मनस्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अन्य मनस्क कहा जाता है उसको जिसका ध्यान दूसरी तरफ हो। अगले सवाल पे चलते हैं। अविधा शब्द शक्ति में क्या है, वाच्यार्थ प्रकट करता है, लक्ष्यार्थ प्रकट करता है, व्यंग्यार्थ प्रकट करता है या विचित्र अर्थ प्रकट करता है। तो अविधा का मतलब होता है मुख्य अर्थ प्रकट करने वाला, तो यहाँ पे वाच्यार्थ प्रकट करता होता है, उसी को अविधा शब्द शक्ति कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। दिशाएं नहीं आती हैं, गुण दोष या आभूषण भी नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण दोष आ जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। इसी को एडजेक्टिव नाउन भी कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें विशेषण पूछा गया है। विशेषण क्या है, तो विशेष की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ काली है जो विशेषण है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, काली विशेषण है यहाँ पे। अगले सवाल पे चलते हैं। वहाँ मोहन के कोई नहीं था, तो यहाँ पे क्या रिक्त स्थान में क्या आएगा, अलावा या और अलावा या अथवा, तो यहाँ पे अलावा आ जाएगा। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। अगले सवाल पे चलते हैं। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक क्या है, समुच्चय बोधक है या क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है या विस्मयादि बोधक है। तो यहाँ पे हमें सफलता मिलने तक में तक क्या है, तो यहाँ पे तक जो है संबंध बोधक का कार्य कर रहा है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे को और के लिए किस कारक के चिन्ह है। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं संप्रदान कारक है या करण कारक है या अपादान कारक है या संबोधन कारक है। तो को और के लिए जो होता है वो संप्रदान कारक है। अब हम कारक देख लेते हैं कौन सा किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। कर्ता जो होता है ने के बोध में किया जाता है, कर्म को के बोध में किया जाता है, करण से के बोध में किया जाता है और संप्रदान को तथा के लिए यूज किया जाता है। अपादान से के बोध में होता है लेकिन अलगाव के अर्थ में होता है। अगला है संबंध कारक का या की या के या रा या री या रे के संबंध में होता है। अधिकरण कारक होता है में और पर के बोध में और संबोधन कारक होता है हे रे अरे के बोध में। और इसी में तत्पुरुष समास जो होता है जिसमें इतने शामिल किए जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, तो इसको आप ध्यान रख ले, ये क्या है, वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को सब्जेक्ट कहा जाता है और विधेय को प्रेडिकेट कहा जाता है, जानते होंगे आप सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, तो यहाँ पे पूछा है इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। उद्देश्य अभी हमने बताया था सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तेंदुलकर है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है विराम चिन्ह, यहाँ चिन्ह दिया गया है, इसका क्या नाम है, अर्धविराम या अल्पविराम, विराम या हंसपद। तो हंसपद हम जानते हैं इस प्रकार का होता है, विराम ये पूरा होता है, अल्पविराम कॉमा को बोला जाता है और ये जो चिन्ह बना हुआ है इसको अर्धविराम बोला जाता है। और चिन्हों को अभी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ये दिए गए हैं अर्धविराम, ये होता है जो अभी हमने ऊपर देखा था, नीचे कॉमा लगा होता है बिंदी के नीचे। निर्देशक इसको बोला जाता है, अल्पविराम इसको बोला जाता है, कॉमा को विवरण ये है, पूर्ण विराम ये है, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क होता है और हंस पद ये रहा। उसके बाद है योजक, योजक ये है। अगले सवाल पे चलते हैं। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विवरण का या निर्देशक का, कोष्टक का या उपविराम का। तो हमें पता है हम बच्चों को कुछ समझा रहे होते हैं और हमें लिखवाना होता है, जैसे अश्रु तो हम कोष्टक में क्या लिखवा देते हैं, आंसू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। किसी कठिन शब्द को बताने के लिए बच्चों को कोष्टक का यूज किया जाता है लिखते समय। अगले सवाल पे चलते हैं।
अवसर का लाभ उठाना के लिए क्या उपयुक्त है? बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल का एक करना, फूला न समाना या अंगारों पर पैर रखना। तो यहाँ पे क्या होगा? अवसर के लाभ उठाने के लिए बहती गंगा में हाथ धोना को बोला जाता है अवसर का लाभ उठाना। अगले सवाल पे चलते हैं। बाधा डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बाधा डालना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा होता है? चारों ऑप्शन पढ़ लो। पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना या दांतों में जीभ होना। तो ये है रोड़ा अटकाना जो होता है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ होता है। अगले सवाल पे, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है? अपने हाथ से काम करना ही सबसे उपयुक्त होता है। मतलब हम कोई अपने आप काम करते हैं तो हमें पता रहता है कि कहाँ पे काम कहाँ तक ठीक हुआ है और उसमें गलती कहाँ है, तो इसी को बोला जाता है अपना हाथ जगन्नाथ। तो अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ सवाल दिया है, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक के लिए क्या उपयुक्त किया जाएगा? चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे या फेर वेर के संग। ये क्या लिखा हुआ है? कैर बर के संग। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र, गजट पे होता है। सभी सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रकाशन अधिकतर भारतीय राजपत्रों और गजट के लिए होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। तो निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? सामान की आपूर्ति करवाना या सामान की नीलामी करवाना या निर्माण कार्य करवाना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। निविदा सूचना का अर्थ ये सभी होता है, उद्देश्य ये सभी होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 27 है। यहाँ पे किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र या ज्ञापन क्या कहलाता है? परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना या आवेदन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। यहाँ पे उसे परिपत्र कहा जाता है जब कोई सरकारी पत्र या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाता है, अनेक अधिकारियों को भेजा जाता है, तो उसे परिपत्र कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। लिखा है, प्रश्न संख्या 28 से 30 तक निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है गद्यांश, कुसंग का ज्वर। कुसंग जानते हैं, जिसकी संगति बेकार हो उसको बोला जाता है कुसंग। तो यहाँ लिखा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश करता है। जो हमारे अंदर सद्गुण होते हैं उनका नाश करता है। नाश नहीं, मतलब ये है कि सिर्फ उनका ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विषय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढों में गिराती आएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब इससे संबंधित सवालों को देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति या युवा पुरुष। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? यहाँ संगति की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? यहाँ पे कुसंग का अर्थ होता है। तो यहाँ कुसंग का अर्थ क्या होता है? कुसंग अभी हमने बताया था, कुसंग का मतलब बुरी संगति वाला। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, आखिरी सवाल दिया गया है यहाँ पे कि इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? तो इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? संगति का महत्व या युवा पुरुष या उन्नति या नीति और सद्वृत्ति। तो अभी हमने बताया था, जैसी संगति होगी हमारे ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अच्छी होगी तो हमारे जीवन अच्छा कर देगी और बुरी होगी तो वो हमारे जीवन के सद्गुणों को नष्ट कर देगी। और जीना तो वैसे भी पड़ता है, चाहे अच्छे गुणों के साथ हो या बुरे गुणों के साथ। तो यहाँ पे इस गद्यांश का शीर्षक है संगति का महत्व। अगला सवाल नहीं है, यहाँ पे हमारा पूरा होता है प्रैक्टिस सेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो